है- हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटेट से रिलेटेड 6 दिसंबर 2024, जिसका ऑफिशियल नोटिस आया था। पहले एग्ज़ाम 1 दिसंबर को कराने वाला था, लेकिन अब 15 दिसंबर को करा दिया गया है। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा रही तो देखिए 2 दिन में का हो सकता है, 2 शिफ्ट में कराए, 14 तारीख को और 15 तारीख को। लेकिन ऐसा करने पे दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन ये बच्चों के दिमाग में समझ आ जाता है कि इसमें हार्ड आ रहा है, किस में इजी आ रहा है। बच्चे इसमें उलझ के रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पेपर एक दिन ही होना चाहिए, लेकिन देखिए अब आयोग क्या करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एनसीएफ 2005 बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। यहाँ से 5 से 6 नंबर आप लोग लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सबसे लेटेस्ट एनसीएफ है। इसके पहले भी 3 आ चुका है, लेकिन हमको उससे नहीं कुछ लेना देना है। जितना आज हम पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। देखिए आप लोग अगर डिटेल में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो 180 पेज का पीडीएफ मिलेगा। आप लोग गूगल से ऑनलाइन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है 180 पेजों का निचोड़ जो है वो आज के वीडियो में मिलेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एनसीएफ क्या कहता है हमारे देश के शिक्षा के लिए। नेशनल करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा किया गया है कि बालकों को क्या किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब हमारे देश में, हाँ, एनसीएफ एक ऐसा, मतलब एक ऐसा संसाधन है जो ये जिसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको किस तरह का, किस रूप से शिक्षा दिया जाना चाहिए। सारी बातें उन्हीं के फेवर में की गई है। तो देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1 नंबर आप लोग का यहीं से बन गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कितनी बार सीटेट में पूछ चुका है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं सारा टिक लगाते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार सेटेड में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का अनुवाद संविधान के 8वें अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है, जिसमें कितनी भाषाएं रखी गई हैं, 22 भाषा रखी गई हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। फिर देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रोफेसर यशपाल समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। बस प्रोफेसर यशपाल समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। उसका क्या नाम था, यशपाल समिति में क्या कहा गया, शिक्षा बिना बोझ का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में पूछ चुका है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो यशपाल की अध्यक्षता में किया गया है। फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहीं से 2-3 नंबर आ जाता है आप लोग के एग्जाम में, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आप कहेंगे कि मैम सारा इंपॉर्टेंट कर रही है, तो जी हाँ, आज का टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर एक पॉइंट में सीटेट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके मार्गदर्शी सिद्धांत जो है ये बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। तो देखिए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ना कि किताबों में, कापियों में, पुस्तकों में उसको उलझाए रखे। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बाहरी जीवन से कैसे, जैसे बच्चों को भ्रमण कराया ले जाए, बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पेड़ पौधों का एग्जाम्पल प्रत्यक्ष रूप से देकर देकर उनको पढ़ाया जाए। जैसे कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा, जैसे वातावरण के माध्यम से पढ़ाना कि बच्चों ये पेड़ है, ये इसकी टहनियाँ, ये फूल है, ये पत्तियाँ हैं, ना कि उनको शिक्षा कि कॉपी किताब का बोझ देकर। तो ज्ञान को बाहर स्कूल से जैसे कि देखिए कंटेंट में क्वेश्चन नहीं, पेडागोजी में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप लोग को इस तरह से जान के बहुत एग्जाम में इजी वे में आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। तो देखिए बहुत बार पूछ चुका है कि
बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाए, तो बच्चे के ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। फिर अगला पॉइंट है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जी हाँ, एनसीएफ 2005 कहता है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। कैसा पढ़ाई होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो वो क्रिएटिविटी पे आधारित होना चाहिए, करके सीखने पे आधारित होना चाहिए। बच्चे खुद करें खुद सीखें, ना कि रटें, उस चीज़ों को समझे। रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। फिर है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो। जी हाँ, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र जो पढ़ना चाह रहा है उसके अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि पाठ पुस्तक का बोझ उनके ऊपर पटक दिया जाना चाहिए। फिर एनसीएफ 2005 कहता है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा में गतिविधियों से जोड़ना। मतलब परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, जैसे कि परीक्षा में लचीलापन होगा तो कोई बच्चा थोड़ा सा लेट आएगा या फिर पहले आएगा, या फिर क्वेश्चन बच्चों के अनुसार होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन के अनुसार बच्चे होने चाहिए। बच्चों के अनुसार क्वेश्चन होना चाहिए। बच्चों के मानसिक जितना उसका मानसिक लेवल है उसके अनुसार क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाना चाहिए। अब राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान कैसा हो गया, जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा, तो तिरंगा के प्रति आस्थावान, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान होना चाहिए। जैसे बच्चा अगर कहीं तिरंगा दिख गिरा हुआ देख रहा है तो उसको उठाए, उसको झाड़ के फिर से सही से लगा दे, अपने देश के प्रतीक चिन्हों का सम्मान करे। तो राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों को आस्थावान बनाना है। ठीक है। फिर देखिए एनसीएफ क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के प्रमुख सुझाव, वो क्या सुझाव दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से भी आप लोग 1 से 3-4 नंबर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछता है। तो देखिए बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और स्वयं सुधार करे। बच्चों के गलतियों को इम्पोर्टेंट मानना है, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। बच्चा गलती करेगा तभी तो सही करेगा। एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे की गलतियों को समझना है और कहाँ गलती कर रहा है उसको उस हिसाब से बताना है, ना कि उसे दंड देना, ना कि उसे हतोत्साहित करना है। ठीक है। तो एनसीएफ कहता है बालक सक्रिय है, मतलब बालक एक्टिव है, वह स्वयं से जाने और सीखे, नई नई चीज़ों को आजमाए। जब वो तोड़ेगा तभी तो जोड़ेगा। ठीक है ना। तो फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। मतलब सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है, समाज के माध्यम से सिखाया जाए। जैसे कि कोई नाटक करवा के, कोई भाषण दिलवा के, बच्चे जितना अभिनय करेंगे उतना ही अच्छे से वो सीख लेंगे। तो सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। फिर है सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब कि यांत्रिकता मतलब कोई भी चीज़, एक ही चीज़ आप लोग घोर घोर के रट रट के उसी को पढ़ा रहे हैं तो यांत्रिकता, बच्चा बोर होने लगता है। तो इसलिए कह रहा है सीखने में यांत्रिकता बार बार यानी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ बार बार आप एक ही चीज़, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे मेथड का प्रयोग करके, दूसरे तरह से प्रयोग करके आप उसको समझाइए, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार ना बताइए। फिर है सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। जैसे बच्चे को डराना नहीं। हम लोग के समय में क्या था, ये होमवर्क अगर नहीं हुआ तो कल तुमको धूप में खड़ा कर देंगे, कल तुमको मुर्गा बना देंगे, कल तुमको ब्रेंच पे खड़ा कर देंगे। तो बच्चे को डर और अनुशासन से नहीं रखना है, उसको आनंद के, संतोष के माध्यम से पढ़ाना है, उसको इंटरटेन करके पढ़ाना है। ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है एनसीएफ 2005, कहता है कि बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। मतलब सीटेट कहता है और एनसीएफ कहता है कि बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ है, बच्चे को ही सब कुछ मानना है, टीचर कुछ नहीं है। हम लोग के जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर सब कुछ होता था। हम लोग जरा सा भी बच्चा क्लास में चूचा किया तो गड़ दिया जाता था डंडे से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना है। अब बच्चा ही सर्वोपरि है, बच्चे को ही सब कुछ मानना है और बच्चे को घर, समुदाय, स्कूल में हर जगह महत्वपूर्ण मानना है। और मातृभाषा संस्कृत को सम्मान दिया जाए, और उनकी मातृभाषा को सम्मान दिया जाए, ना कि मजाक उड़ाया जाए। ठीक। देखिए बहुभाषिकता, कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है।
जी हाँ, देखिए कक्षा बहुभाषिकता कक्षा में पूछता है स्टेट में बहुभाषिकता कक्षा में क्या है? एक संसाधन है, एक परेशानी है, एक बाधा है। तो आप लोग को बहुभाषिकता को हमेशा संसाधन समझना है, गलत नहीं करना है। बहुभाषिकता को हमेशा संसाधन समझना है। सीटेट के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आया है इन सब पॉइंटों से, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुभाषिकता को एक संसाधन समझना है। 3 शिक्षण सूत्र दिया गया है, त्रिभाषा सूत्र क्या दिया गया है? जैसे कि मान लीजिए अगर हिंदी क्षेत्र का बच्चा है तो पहले उसकी मातृभाषा है, फिर हिंदी है, फिर एक कोई मॉडल लैंग्वेज जो उसको बताया जाएगा। और कोई साउथ का बच्चा है तो पहले उसकी मातृभाषा है, फिर उसको हिंदी बताया जाएगा, फिर उसी के हिसाब से कोई मॉडल भाषा एक बताई जाएगी। जैसे इंग्लिश कुछ भी हो जाए, इंग्लिश तमिल तेलुगु कुछ भी, उसको एक मॉडल भाषा बताना है। तो त्रिभाषा सूत्र देना है। सबसे पहले मातृभाषा का उसके सम्मान करना है। ठीक है, मातृभाषा बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बच्चों को निगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में देखना है। फिर देखिए क्या कह रहा है एनसीएफ 2005, इसने भाषा के 4 कौशल को बताया है। सॉरी, ये बताया होगा, बताया है। कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के 4 कौशल बहुत बार पूछ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। भाषा के 4 कौशल कौन कौन है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इसमें से अभी पूछ देता है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल और अभिग्रहात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो अभिव्यक्त अपनी बातों को कैसे दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो बताइए। तो बोलकर अपनी बातों को पहुंचाते हैं और लिखकर, उसको कहते हैं अभिव्यक्तात्मक, मतलब अपनी बातों को बाहर की ओर पहुंचाना। और अभिग्रहणात्मक कौन सा है? सुनना और पढ़ना। सुन के अपने चीज़ों को ग्रहण करते हैं और पढ़ के अपनी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा कौशल अभिव्यक्तात्मक है, कौन सा कौशल ग्रहात्मक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछता कई बार पूछ चुका है कि मतलब कौन कौन से कौशल दिए गए हैं, एनसीएफ कितने कौशल दिया है। तो ये 4 कौशल दिया है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। हाँ, जैसे कि किसी पेपर न्यूज में इस समय तो कितना सारा अफवाह वो फैल रहा है, टीचर वैकेंसी के लेके, सुपर टेट को लेके। तो किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, मतलब सारे सूचना को ज्ञान नहीं मान, किसी भी प्रकार के हर सूचना को बच्चों को ज्ञान मानने से बचाया जाए, उनको तरीका बताया जाए, चीज़ों को समझने के लिए बताया जाए। फिर विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं। आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे, जब डीएलएड या बीएड किए होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे, डीएलएड बीटीसी बीएड में। तो शिक्षण सूत्र बहुत सारा बताया गया है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इस तरह से जितना भी हो सके अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके उन्हें शिक्षा दिया जाए। फिर है दंड और सजा की भावना को सीमित किया जाए, मतलब दंड और सजा बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है। अगर कहीं दे देता है कि कक्षा में बच्चा गलत कर रहा है तो उसको क्या दिए? दंड और सजा। तो आंख मूंद के काट दीजिएगा। बच्चे को गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, न कि उन्हें दंड और सजा दिया जाए। फिर कह रहा है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। कैसे? पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके बच्चों क्या उनके एग्जाम के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग किया जाए और पेरेंट्स को बताया जाए कि कहाँ से आपका बच्चा कैसे सीख रहा है, कहाँ से गलतियाँ कर रहा है, कहाँ से सुधारा जाएगा। सारी चीज़ें, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, यानी पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग के दौरान शिक्षक और शैक्षिक गतिविधियों के साथ अभिभावक को जोड़ लिया जाएगा। फिर देखिए क्या कहता है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। जी बिल्कुल, आजकल देखिए कहा गया है शिक्षा बिना बोझ के, मतलब बच्चों को शिक्षा बोझ में नहीं देना है। उनको मोटी किताबें देकर और मोटे मोटे कॉपी किताब दे के, बड़ा सा बैग दे के उनको शिक्षा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। वो असफलता का प्रतीक हो रहा है मोटी मोटी किताबें। बच्चों को, इसलिए बच्चों को किताबें के संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन अनुभव से होनी चाहिए, किताबों से नहीं। बच्चे जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जैसे खान पान, जैसे रहना, जिस समाज में उठना बैठना उनका, उस माध्यम से उनको शिक्षा ग्रहण कराया जाना चाहिए, ताकि बच्चे बोर ना हो और शिक्षा आसानी से सीख सके। ना कि उनके भारी भरकम मोटे मोटे किताब दे दो और कदो बैठ के पढ़ो, पोथा पढ़ो, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उससे शिक्षा नहीं सीख पाएंगे और असफलता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। फिर देखिए मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार बच्चों को पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया है। मतलब बच्चा, मान लीजिए अगर
बच्चा का मानसिक स्तर उसका कम लेवल का है और उसको हाई लेवल का आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को ऊपर ऊपर सारा निकल जा रहा है, तो पढ़ाने से क्या मतलब है। तो बच्चे के मानसिक योग्यता के अनुसार उसको पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए। फिर कह रहा है एनसीएफ, सॉरी दोस्तों ये एनसीएफ है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के या बिना भार का अधिगम। ये भार है या बिना भार का अधिगम। तो आप लोग याद रखिएगा कि एनसीएफ कौन सा सूत्र देता है, शिक्षा बिना बोझ के या बिना भार का अधिगम। फिर है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब मूल्यों का उपदेश नहीं देना है कि ऐसे पढ़ो वैसे करो ये करो वो करो, यहाँ से काम पूरा करो वहाँ से अपना होमवर्क करो, ऐसा कुछ नहीं। वातावरण के माध्यम से, वातावरण जैसे मान लीजिए बच्चा उसको भ्रमण कराने ले जा रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहा है, तो वातावरण के माध्यम से उसको शिक्षा ग्रहण कराइए कि बच्चे देखिए इस चीज़ का पेड़ है, ये ऐसे होता है, इसका फल ऐसे लगता है, इसका फूल ऐसे लगता है, इसकी पत्तियां कटीली होती हैं, नुकीली होती हैं। मतलब वातावरण के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर आगे देखिए क्या कहता है एनसीएफ 2005। फिर कहता है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए, जिससे मान लीजिए बच्चा अपने मन से पुस्तक चुनेगा तो उसको उस पुस्तक में इंटरेस्ट मिलेगा और वो पढ़ के अच्छे से सीखेगा। फिर है शांति शिक्षा का बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। अब कैसे, शांति शिक्षा को बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण, देखिए आज भी ये कटुक सत्य है कि महिलाओं को वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो पुरुषों को दिया जाता है, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि महिलाएं अपने जो सुविधा उनको मिला है उसका गलत फायदा उठाती हैं, तो वो अपवाद है, उसको साइड में रख दिया जाए, क्योंकि सारी महिलाएं इस तरह से नहीं होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती हैं। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। कैसे, मान लीजिए सबको समान शिक्षा दिया जाना चाहिए, क्लास में किसी भी लैंगिक असमानता का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लड़की है और रास्ता कूदना है तो उसको कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम लड़की हो तुम नहीं कूद पाओगी, वो लड़का है कूदेगा। या फिर लड़का है खो खो खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लड़के हो लड़की वाला गेम खेलो। सबको एक समान, लड़की लड़का एक बराबर, कभी भी क्लास में लैंगिक भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। मैं फिर अगला पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त 26 जनवरी जो होता है तो वो बच्चों के मनोरंजन के लिए ज़्यादातर होता है। डांस, गाना, इंटरटेन, नाटक, ये सारे बच्चों के मनोरंजन। तो एनसीएफ कहता है कि मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का बढ़ावा दे, जैसे कि उनको ये बताया जाए कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, कौन कौन क्रांतिकारी नेताएं अपनी जान गंवाई, किस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिली। अपने देश के जो नौजवान अपने जान गंवा दिए आज़ादी दिलाते थे उनके बारे में बताना चाहिए, सौंदर्य बोध कराना चाहिए। फिर है अगला पॉइंट, शिक्षक को अकादमी संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। ये पॉइंट तो आप लोग के लिए है, जब आप लोग टीचर बन जाओगे तब ये आप लोगों के लिए किस तरह से सुविधा दिया जाएगा तो इसको बाद में देख लिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है समुदाय में मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। हाँ, समुदाय में मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, मतलब समुदाय है उसमें मानवीय संसाधन, बच्चों समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, मानवीय संसाधन उनकी बातों को सुन के सीखते हैं, उनकी बातों का अनुकरण करके सीखते हैं। तो उनको समुदाय में बैठने का मौका दें, उन सीखने का मौका दें। फिर है बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या होना चाहिए, मतलब बालक किस तरह से पढ़े कि उसका चौमुखी विकास हो, उस आधारित पे उसको पढ़ाया जाना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए नए नए क्रिएटिविटी करके, नए नए मेथड के द्वारा। फिर है सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। समावेशी वातावरण इंक्लूसिव एजुकेशन सीटेट का फेवरेट है, बहुत बार पूछ चुका है, अनगिनत बार पूछ चुका है और 1 से 10 नंबर पूछता है समावेशी एजुकेशन से। तो जैसे एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, सभी बच्चों को एक समान पढ़ाया जाना चाहिए, कोई भी बच्चा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो उच्च घर से है निम्न घर से है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, सब बच्चे को एक समान शिक्षा देना है। सब ऐसी बात, शिक्षा यही कहता है कि सारे बच्चे को एक साथ बैठा के एक समान शिक्षा दिया जाना चाहिए। फिर है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सी विधि है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, और ये 5 विधियों का नाम आप लोग याद रखिएगा।
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट विधि है करके सीखना, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट करके सीखना। सीटेट यही कहता है बच्चे को जितना करके सीखने पे जोर दिया जाए जाना चाहिए। बच्चा जितना करके अपने हाथ से सीखेगा उतना ही अच्छे से उसको आएगा। फिर है निरीक्षण विधि, निरीक्षण परीक्षण, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि, इन सारे मेथडों से बच्चा सीखता है। तो आज का वीडियो इतना ही, 180 पेजों का निचोड़ है और आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो मान के चलिए आप लोग का 7 से 8 नंबर पक्का है। और इसमें से जितना भी पॉइंट हम बताएं वो सारे सीटेट के एग्जाम में रिपीटेड है, बहुत बार पूछ चुका है ये इसमें से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के मोबाइल पे अपडेट जाता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।